नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाउलो कोएल्हो की उस किताब के बारे में, दी एल्केमिस्ट, जिसके पन्नों में छिपा है एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी फिलॉसफी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। ये जो लाइन है ना, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। असल में यही एक शक्तिशाली विचार इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। और ये एक ऐसी यात्रा है जो शुरू होती है सैंटियागो नाम के एक बिल्कुल साधारण से चरवाहे लड़के के साथ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सैंटियागो की जिंदगी को देखें तो वो काफी आरामदायक है, एक जानी पहचानी सी दुनिया। अपने भेड़ों के झुंड के साथ वो अंदलूसिया के खेतों में घूमता रहता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक सपना है जो बार बार आकर उसकी रातों की नींद, उसकी शांति सब भंग कर देता है। और ये सपना क्या है? सपना है कि मिस्र के जो महान पिरामिड हैं, वहां एक छिपा हुआ खजाना उसका इंतजार कर रहा है। अब देखिए, ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये असल में एक अलग रास्ते की पहली आहट है, एक पुकार है, एक ऐसा बुलावा जो उसे अपनी जानी पहचानी सेफ दुनिया छोड़कर एक ऐसे अनजाने सफर पर खींच रहा है जिसके बारे में उसने सिर्फ कल्पना ही की है। तो अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सैंटियागो की ये यात्रा एक निर्णायक मोड़ तब लेती है जब उसकी मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से होती है। और ये कोई आम इंसान नहीं, वो खुद को सालेम का राजा मेल्कीजेडेक बताता है। और यहीं पर वो राजा सैंटियागो को इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम विचार से मिलवाता है, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत नियति। मतलब वो खास मकसद जिसे पूरा करने के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। राजा समझाता है कि इस नियति को खोजना और उसे पूरा करना ही हमारा एकमात्र असली कर्तव्य है। इसके साथ ही राजा उसे एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। वो उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर विश्वास करने से रोकता है। और ये झूठ क्या है? ये कि एक समय के बाद हमारी जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है और सब कुछ भाग्य के भरोसे चलने लगता है। राजा कहता है इस झूठ पर यकीन मत करना और उसे अपनी नियति को खुद कंट्रोल करने के लिए, उसे अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करता है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। कोएल्हो के मुताबिक जब भी कोई अपनी व्यक्तिगत नियति की राह पर चलता है तो उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 बड़ी रुकावटों का सामना करना ही पड़ता है। ये 4 बाधाएं हैं जो हर किसी के रास्ते में आती हैं। तो इस नए ज्ञान और एक नई हिम्मत के साथ सैंटियागो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपने भेड़ों के झुंड को बेच देता है और जलडमरू मध्य को पार करके अफ्रीका के टैंजियर शहर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है, तुरंत। सोचिए, वहां पहुंचने के कुछ ही घंटों के अंदर एक नया नवेला दोस्त जिस पर उसने भरोसा किया, वो उसे लूट लेता है। और अब सैंटियागो एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला और पाई पाई को मोहताज है। यहीं पर वो तीसरी बाधा से सीधे सीधे टकराता है, यानी हार का डर। उसे धोखा महसूस होता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन निराशा के इसी अंधेरे पल में उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है कि उसके पास अब भी एक चॉइस है, एक विकल्प है। ये विकल्प इस बात का नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, वो तो हो चुका। विकल्प इस बात का है कि इस घटना के बाद वो खुद को क्या मानेगा। क्या वो खुद को एक चोर का बेचारा शिकार समझेगा या फिर खजाने की खोज पर निकला एक साहसी, एक एडवेंचरर। और देखिए, यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। सैंटियागो को एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मिल जाता है और ये जो दौर है, ये उसके लिए सीखने का एक ऐसा दौर साबित होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उस दुकान का मालिक वो एक बहुत नेक इंसान है, लेकिन वो उस चौथी बाधा का, सपने के साकार हो जाने के डर का एक जीता जागता उदाहरण है। उसका भी एक सपना है, मक्का जाने का, पर वो अपनी व्यक्तिगत नियति को पूरा करने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का मकसद ही क्या बचेगा। तो ये जो डर है, यही उसे आगे बढ़ने से रोके हुए है। लेकिन सैंटियागो वो हार नहीं मानता। वो लगभग 1 साल तक वहां बहुत धैर्य से काम करता है। और वो सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो नए नए आइडियाज लाता है, वो व्यापार और संकेतों की भाषा सीखता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत और समझदारी से उस संघर्ष कर रही दुकान की, आप कह सकते हैं, किस्मत ही बदल देता है। और नतीजा, साल के अंत तक उसने ना सिर्फ अपने सारे नुकसान की भरपाई कर ली होती है, बल्कि इतना पैसा कमा लिया होता है कि वो चाहे तो स्पेन लौट सकता है और पहले से भी ज्यादा सफल चरवाहा बन सकता है।
उसके पास अपने ओरिजिनल झुंड से 2 गुनी भेड़ें खरीदने के पैसे हैं। तो अब इस शानदार सफलता के बाद वो फिर से एक चौराहे पर खड़ा है। एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लेना है। क्या उसे उस आरामदायक, सेफ जिंदगी में लौट जाना चाहिए जिसे वो अच्छी तरह जानता है, या फिर उस अनजान खजाने के लिए एक बार और सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? और ये फैसला आसान नहीं है। एक तरफ है सुरक्षा, निश्चितता, एक बड़ा झुंड, एक जाना पहचाना जीवन, लेकिन दूसरी तरफ है वो सपना, वो राजा की बातें, वो संकेत और वो अज्ञात भविष्य। अपने पुराने जीवन का खिंचाव बहुत मजबूत है, लेकिन राजा की याद और जो सबक उसने इस 1 साल में सीखे हैं वो उससे भी ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। अब उसे ये एहसास होता है कि अंदालूसिया के वो खेत, वो क्रिस्टल की दुकान, ये सब कोई भटकाव नहीं थे। ये मंजिल से दूर नहीं ले जा रहे थे, बल्कि ये तो खुद ही रास्ता थे। ये सब वो पड़ाव थे जो उसे आने वाली बहुत बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे थे। और इसी एक विचार के साथ वो अपना फैसला लेता है। वो आराम के बजाय अज्ञात को चुनता है, सुरक्षा के बजाय एडवेंचर को चुनता है, और निश्चितता के बजाय उस सपने के सच होने की संभावना को चुनता है, क्योंकि आखिर में यही तो है जो जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। तो वो अपने कमाए हुए सारे पैसे का इस्तेमाल करता है और विशाल सहारा रेगिस्तान को पार करने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है। ये पिरामिड की ओर उसका अगला कदम है, और इस तरह सैंटियागो की ये यात्रा एक बार फिर से शुरू होती है। लेकिन इस बार वो एक नए उद्देश्य और खुद की और इस दुनिया की कहीं ज्यादा गहरी समझ के साथ आगे बढ़ रहा है। सैंटियागो की ये यात्रा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो ये किताब अपने हर पढ़ने वाले से पूछती है कि आखिर वो कौन सा सपना है, वो कौन सी व्यक्तिगत नियति है जिसके लिए ये पूरी यात्रा, ये सारे उतार चढ़ाव, सब कुछ सार्थक हो जाता है।